नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। और इसके पहले के लेक्चर में हम भाषा के विविध रूप प्रश्न पत्र क्रमांक 11 इसमें से दूसरा पाठ हम देख रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको भाषा के रूप कैसे बनते हैं और उन रूपों को किस तरह से अलग किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके सामने रखी है। इस लेक्चर में हमारे पाठ्यक्रम में जो भाषा के विविध रूप दिए हैं उन रूपों को हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। देखिए, भाषा के विविध रूप मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि जैसे जैसे भाषा आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसके रूप जो है बनते रहते हैं और वह जहाँ से भाषा परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है वहाँ से उस भाषा को एक नया नाम या एक नया दायरा जो है उसको प्राप्त हो जाता है। तो उस दृष्टिकोण से भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के क्षेत्र के आधार पर भाषा जिस प्रदेश में फल फूल रही है या जिस प्रदेश में व्यवहृत हो रही है या जिस प्रदेश में बोली जा रही है उस क्षेत्र के आधार पर भाषा के कुछ रूप जो है हमारे सामने रखे हैं और भाषा के छात्रों को इन रूपों का परिचय होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम भाषा, बोली, परिनिष्ठित भाषा इसके बीच के अंतर को जब तक नहीं समझते तब तक हम भाषा के व्यापकता को नहीं समझेंगे। अर्थात ये सभी बातें एक प्रकार से समझ लीजिएगा कि आपको जाननी जरूरी है और उसके आधार पर ही आपको भाषा से संबंधित आगे के जो टॉपिक है वो समझ में आने वाले हैं। पाठ्यक्रम का परिचय करा के देते समय भी मैंने आपको कहा था कि इस प्रश्न पत्र में लगाए गए जितने भी टॉपिक हैं वो एक के ऊपर एक निर्भर है। मतलब पहला टॉपिक समझने के बाद दूसरा टॉपिक आपको समझना है, ये दो समझने के बाद आपको तीसरा समझ में आ जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे हम 7 टॉपिक जो है इस सत्र के पूरे करने वाले हैं और उसके लिए जरूरी है 7 टॉपिक तक जाते जाते हमें पहले के 6 टॉपिक मालूम होने जरूरी है। इसलिए ये एक क्रमिक रूप से हम भाषा के विकास को या हिंदी भाषा के विकास को देख रहे हैं और उसमें भी भाषा की संकल्पना को हम सबसे पहले देख रहे हैं। तो इस लेक्चर में मैं भाषा के विविध रूप से पहला जो रूप है बोली, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि बोली किसे कहते हैं। अब तक शायद आपके दिमाग में यही होगा कि बोली और भाषा में क्या अंतर है, तो आपका जवाब लगभग यही रहा है कि बोली और भाषा एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाषा और बोली में सूक्ष्म अंतर होता है और वो कैसे होता है उसकी कुछ बातें जो है मैं आपके सामने रख देता हूं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि समझ लीजिएगा कि महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है, मराठी है। तो मराठी के अंतर्गत जितने भी महाराष्ट्र में बोली जाने वाली जो मराठी के रूप है उसको हम बोली के अंतर्गत रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर नागपुर की मराठी अलग है, कोल्हापुर की मराठी अलग है, कोकण की मराठी अलग है, मालवनी जिसको हम कह सकते हैं, अर्थात सोलापुर की मराठी अलग है, इधर मराठवाड़ा की मराठी अलग है। ये जो मराठी के रूप है एक प्रकार से उस प्रदेश के अपने अपने बोलियों के रूप हम उसको मान सकते हैं। थोड़ा बहुत आपके समझ में आया होगा कि हमने मराठी को भाषा के रूप में स्थान दिया है, लेकिन मराठी के ही जो प्रादेशिक रूप बने हुए हैं वो बोली के अंतर्गत उसको हम रख सकते हैं। जिस प्रकार मराठी की बोली है उसी प्रकार हिंदी की भी बोलियां हैं। भले हम 10 राज्यों की मातृभाषा हिंदी है ऐसा कहते हैं, लेकिन प्रत्येक राज्य में उस हिंदी का अपना अपना एक विशेष रूप है। उदाहरण के तौर पर भोजपुरी ले लीजिएगा, मागधी ले लीजिएगा, कुमाऊनी ले लीजिएगा, हरियाणवी ले लीजिएगा। अर्थात ये जो हिंदी के रूप है एक प्रकार से हिंदी की अपनी बोलियां है और उस प्रदेश में वो बोलियां जो है बोली जाती है। ब्रज है, अवधी है। अर्थात मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक बात ध्यान में आई होगी कि भाषा एक व्यापक रूप है और उसके अंतर्गत बोलियां जो है सीमित क्षेत्र तक वहां पे बोली जाती है। उदाहरण के तौर पर और एक बात अगर कहूं, सोलापुर की मराठी अलग है और नागपुर की या विदर्भा की मराठी अलग है।
तो हम सोलापुर की मराठी की अगर बात करेंगे तो सोलापुर की मराठी का एक विशेष क्षेत्र है, अपना सीमित क्षेत्र है। वही बात हमारे आसपास की अगर बात करेंगे तो अकलूज के आसपास जो भी भाषा बोली जाती है या जो भी बोली बोली जाती है उसका रूप थोड़ा सा अलग है। तो होता क्या है, इसमें अंतर क्या होता है कि सीमित प्रदेश में बोलियां जो है उस प्रदेश में काम कर रही होती है और उस बोलियों में उस प्रदेश के अपने अपने शब्द जो है वहां पे मौजूद होते हैं। अर्थात ये बात इतना समझ लीजिएगा कि बोली भाषा से सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और उसके अपने क्षेत्र जो है, उसके अपने शब्द जो है उस प्रदेश से तक ही सीमित रहते हैं। मतलब मराठी में जितनी भी बोलियां हैं, मराठी की बोलियां और हिंदी की बोलियां, इसमें अंतर आ सकता है, लेकिन मराठी की, विदर्भा की मराठी, मराठवाड़ा की मराठी या सोलापुर की मराठी, इसमें ज्यादा अंतर आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसके आधार पर भी हम ये बातें जो है थोड़ी सी देखने वाले हैं। तो बोलियों के बारे में थोड़ा सा मद्दों के तौर पर एक एक बात मैं आपके सामने रखूंगा, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बोली, एक बात तो तय है कि बोली के अंतर्गत, एक बात तो तय है कि भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां होती है। अनेक मतलब मैंने जो अभी नाम गिनाए थे, मराठी के अंतर्गत मालवनी है, कोंकणी है, या फिर वैदर्भी है, या फिर मराठवाड़ी है, सोलापुरी है, कोल्हापुरी है। ये जो कुछ मराठी की बोलियां है ये केवल मराठी भाषा के अंतर्गत वहां पे आ जाती है। तो इसलिए पहली जो बात जो है बोली के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि एक भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां होती है। अब ये बात समझ में आई होगी कि एक भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां होती है, इसका मतलब ये है भाषा प्रमुख है और उसके अंतर्गत उपभाषाएं या उप रूप जो है भाषा के संबंधित प्रदेश में वहां पे काम कर रहे होते हैं। तो पहली बात बोली के संदर्भ में वहां पे महत्वपूर्ण है कि एक भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां होती है। दूसरा, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिएगा अकलूज की बोली है, तो अकलूज के आसपास जितने भी पंचक्रोशी जिसे कहेंगे, 5-6 गांव के भीतर जो भी कुछ शब्द प्रयोग या जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है, ये भाषा एक प्रकार से उस प्रदेश तक ही सीमित है। उदाहरण के तौर पर अकलूज के आसपास कायला का शब्द इस्तेमाल होता है। ये कायला का मराठी में बोला जाता है। अब ये कायला का शब्द जो है ये मराठी के दूसरे बोलियों में मिलेगा ही ऐसा नहीं है। तो ये शब्द कहाँ का है? यहाँ के मौजूदा भाषाओं से या यहाँ के मौजूदा जो भी कुछ बोली वहां पे बोली जाती है वहां का है। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि जब शादी वगैरह होती है तो वधू तथा वर को जो भी उसके अपने जो परिजन हैं या मित्र जो है या स्नेही जो होते हैं वो एक भोज का आयोजन करते हैं और उस भोज के लिए यहाँ पे अपने यहाँ गड़ंगन शब्द मौजूद है। मतलब किसी भी वधू को शादी से पहले या वर को शादी से पहले खाना खाने के लिए बुलाया जाता है तो उस प्रथा को हमारे यहाँ गड़ंगन शब्द वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। यही प्रथा कोल्हापुर में भी मौजूद है। तो कोल्हापुर के यहाँ जो है इसी प्रथा को किरवन शब्द इस्तेमाल किया जाता है। क्या शब्द है? किरवन। प्रथा वही है लेकिन शब्द प्रयोग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संबंधित प्रदेश में उस बोली के अंतर्गत अपने अपने गढ़े हुए शब्द वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। सोलापुर की तो आपने मराठी सुनी होगी। वहां के लोग थोड़ा सा कन्नड़ और तेलुगु मिश्रित जो भाषा है मराठी बोल लेते हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि सोलापुर के आसपास या सोलापुर के एक तरफा आंध्र प्रदेश राज्य आ जाता है, दूसरी तरफ कर्नाटक आ जाता है और तीसरी तरफ जो है महाराष्ट्र है। तो उस शहर में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से लोग आते जाते रहते हैं। उसका परिणाम ये हो गया कि सोलापुर की मराठी पर इन तीनों भाषाओं का परिणाम होने से वहां की मराठी जो है उस रूप में आपको दिखाई देगी। उसी प्रकार कोल्हापुर में भी वही स्थिति है। मराठवाड़ा में उनकी बोली अलग है, विदर्भा में या नागपुर की बोली अलग है। वहां पे आपको दिखाई देगा कि वहां पे जो मराठी बोली जाती है, हम जब मराठी में कहते हैं
की मी आत्ताच जेवण केलं, तर तिथं नागपूरमध्ये या तिथल्या आसपासच्या गावांमध्ये मी जेवून राहिलो, मी जेवण करून राहिलो, ये जो प्रयोग होते हैं ये बोली के अपने अपने उस प्रदेश के रूप होते हैं। तो समझ लीजिएगा कि भाषा तो है, भाषा एक शुद्ध रूप है और बोली जो है मान लीजिएगा कि एक अशुद्ध रूप जो है जो जनमानस में वहां पे काम कर रही होती है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि भाषा विस्तृत क्षेत्र में काम करती है और बोली जो है सीमित क्षेत्र में काम करती है। तो दो बातें हमने देखी, एक भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां होती है, समझ में आया होगा। दूसरी बात है बोली का अपना सीमित क्षेत्र होता है, मतलब प्रत्येक बोली जो है अपने अपने प्रदेश तक ही सीमित होती है, ठीक है। तीसरी बात बोली के संदर्भ में, बोली जो होती है सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होती है। इसका मतलब क्या है कि सामान्य बोलचाल में मतलब हम जो दैनंदिन व्यवहार में एक दूसरे के साथ जो वार्तालाप करते हैं, सामान्य बोलचाल जो भी कुछ करते हैं, वहां पे बोली का प्रयोग जो है किया जाता है। मतलब बोलचाल की भाषा, बोलचाल की जो भी कुछ हमारी जो व्यक्त होने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो भाषा है, मान लीजिए वो बोली है, मतलब बोली सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होती है। उसके बाद बोली के संदर्भ में और एक बात कह सकते हैं, चौथी बात है, देखिए, एकाध लोकप्रिय बोली ही विकसित होते होते भाषा का रूप धारण कर लेती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे वह बोली जो है धीरे धीरे अनेक लोगों के माध्यम से विस्तृत हो जाती है, प्रसारित हो जाती है, या उसका प्रचार प्रसार बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखी होगी, तो उस मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में आपने वो मुन्ना की जो भाषा है बम्बईया हिंदी, अपन क्या कर रेला है, ये जो कुछ ये लहजा जो है भाई अपन को ठोक देगा, ये जो कुछ उस भाषा का या उस बोली का जो अपना स्टाइल है, एक प्रकार से मान लीजिएगा कि उस भाषा की अपनी वो बोली है या उस प्रकार का वहां पे रूप। अब उसके बाद क्या हो गया कि वही बम्बईया हिंदी जो है उस फिल्म के माध्यम से सामने आ गई और लोग उसको पसंद करने लगे, धीरे धीरे उसको बोलने की कोशिश करने लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एकाध लोकप्रिय बोली ही धीरे धीरे क्या हो जाती है, विकसित होकर भाषा का रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के तौर पर अगर कहूं तो मध्यकाल में भक्तिकालीन साहित्य के भीतर हम ब्रज और अवधी भाषा का उल्लेख जो है वहां पे सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं। तो उसके पीछे की वजह यह थी कि तत्कालीन समय के संत कवि जो थे, रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति के प्रमुख संत कवि है सूरदास जी। तो सूरदास जी ने और तुलसीदास जी ने तत्कालीन समय की जनभाषा या जन बोली जो है ब्रज और अवधी को अपनी रचनाओं के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके पीछे क्या उद्देश्य ये था कि जनता की बोली में, जनता की भाषा में अगर मैं अपनी बात कहूंगा तो वो लोगों तक बहुत जल्दी समझ में मतलब पहुंच जाएगी। अर्थात संत कवि जो भी कुछ लोगों को प्रबोधन के तौर पर कुछ बातें कहना चाहते तो उन्होंने ये मार्ग अपना लिया कि वो लोगों की या जनता की बोली में अपनी बात कहें। तो तत्कालीन संत कवियों ने वहां पे ब्रज और अवधी को वहां पे स्वीकार लिया और अपनी रचनाएं उसी के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत की और जनमानस में उन्होंने प्रबोधन करने का काम किया। तो इसका परिणाम ये हो गया कि धीरे धीरे उनकी रचनाएं लोकप्रिय होती गई। रामचरितमानस ले लीजिएगा, सूरदास के भ्रमर गीत ले लीजिएगा, ये धीरे धीरे जो है वो बोलियां जो है लोकप्रिय बनती गई और वही बोलियां बाद में बहुत बड़े जनसमुदाय की भाषा बन गई। अर्थात यहां पे जो हमने एक बात कही है कि एकाध लोकप्रिय बोली ही विकसित होते होते भाषा का रूप धारण कर लेती है। तो उसका पीछे का उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि ब्रज और अवधी मध्यकाल में इस रूप में सामने आई थी, जो एक प्रमुख भाषा के तौर पर मध्यकाल में काम कर रही थी। तो ये 4 बातें मैंने अब तक आपको बोली के संदर्भ में बताई है। फिर से एक बार दोहराता हूं ताकि आपको परीक्षा में इसके ऊपर अगर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाता है तो उसके संदर्भ में आपको लिखने आ जाए। पहला मैंने बताया था एक भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां होती है, स्पष्ट है। दूसरा है बोली का क्षेत्र सीमित होता है।
तीसरा है बोली सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होती है, मतलब किसी विशिष्ट बोलचाल में बोली का प्रयोग नहीं होता, सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होती है। और चौथी बात मैंने बताई है, एकाध लोकप्रिय बोली ही विकसित होते होते भाषा का रूप धारण कर लेती है। तो इन 4 बातों को याद रखिएगा। अगले लेक्चर में मैं आपको बोली से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपके सामने रखूंगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।